प्रखर सोशलिस्ट सांसद बीएन मंडल की स्मृति में जेएनयू में आयोजित कार्यक्रम सोशल जस्टिस अवार्ड सेरेमनी में शरदेंदु कुमार, विभागाध्यक्ष हिंदी, पटना विश्वविद्यालय ने भी शिरकत की। इस मौके पर उनकी किताब भूपेंद्र नारायण मंडल का विमोचन भी शरद यादव जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुनिए शरदेंदु कुमार जी। आज की इस विचार गोष्ठी के अध्यक्ष मालाकार जी, आज के समारोह के हमारे विशिष्ट अतिथि, जिन्हें सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया जाना है, श्री शरद यादव जी, मंच पर उपस्थित अन्य आदरणीय वक्तागण हैं, कांचा भैया हैं, और इस सभागार में जो युवा पीढ़ी है, हमारे मित्र हैं, बाहर से आए हुए भी बहुत सारे, दूसरे विश्वविद्यालयों से आए हुए भी बहुत सारे प्रबुद्ध जन यहाँ हैं। बातचीत का एक सिलसिला जो शुरू हुआ यहाँ, और कुछ संभावनाओं से भरे युवकों को सुनने का जो एक सुअवसर हमें मिला, और सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत जो कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, उनमें से कुछ लोगों को बोलते हुए हमने सुना, और उनको सुनते हुए, समझते हुए हम आश्वस्त हुए कि सामाजिक न्याय को लेकर जो प्रतिबद्धता है वह है, उसमें कहीं कोई निराशा, कोई हताशा जैसी कोई चीज मुझे दिखाई नहीं दी। ये बहुत बड़ी बात है। बंधुओं, भूपेंद्र नारायण मंडल पर काम करते हुए, यद्यपि राजनीतिक लेखन मैंने कभी किया नहीं, मैं तो साहित्य का प्राध्यापक हूँ, फिर भी यह दायित्व मुझे सौंपा गया, और मैं आज के दिन मैं उन्हें याद करना बहुत जरूरी समझता हूँ। उन्हें डॉक्टर डीपी यादव, स्वर्गीय डॉक्टर डीपी यादव जो भारत सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री थे, जब एक प्रकार से सक्रिय राजनीति से वे अलग हुए, तो उन्होंने लेखन इस वर्ग से जिन लोगों का संबंध रहा, इस वर्ग के उत्थान के लिए, उसके मान सम्मान के लिए, उसके अधिकारों के लिए, जिन लोगों ने जमीन पर लड़ाई लड़ी, उन महापुरुषों के लिए उनके पास एक योजना थी। उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर, उनके योगदान पर वे चाहते थे कि लिखित रूप में पुस्तकाकार कुछ चीजें आए कि आने वाली पीढ़ी भी उनके विचारों से समृद्ध हो सके। और बहुत बड़ी योजना उनकी थी, बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे। उसी कड़ी में कुछ किताबें उन्होंने प्रकाशित करवाई थी, और एक यह किताब भूपेंद्र नारायण मंडल, समाजवादी चिंतन के अमर साधक भूपेंद्र नारायण मंडल, इस शीर्षक से यह जो किताब आई है, जिसका लेखन संपादन मेरे द्वारा हुआ है, तो कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि उनकी प्रेरणा और उनके प्रोत्साहन से ही यह कार्य संभव हो सका। और जो काम मैंने कभी नहीं किया था, स्वयं से ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी कि राजनीतिक लेखन भी हम कर सकेंगे, लेकिन हमसे उन्होंने वह काम करवाया। अब काम कैसा हुआ इसके बारे में जो उस पुस्तक को पढ़ेंगे वे जान सकेंगे, हम तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन काम करते हुए, भूपेंद्र नारायण मंडल के भाषणों से गुजरते हुए, लोकसभा में, राज्यसभा में उनके जो ऐतिहासिक भाषण थे, वे सारे भाषण मुझे उपलब्ध कराए गए थे, और उन भाषणों को बारीकी से हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। अपने भीतर से वो आत्मविश्वास जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे लिखने के पहले, और उसी क्रम में हमने
उनको भी, उनके व्यक्तित्व को भी जाना, इसलिए कि हमने कभी उनको देखा नहीं था, कभी बोलते हुए सुनने का सौभाग्य हमको मिला नहीं। उस परिवार से मेरा एक रिश्ता वह भी उनके निधन के बाद स्थापित हुआ, लेकिन उनको जानने का एक ही माध्यम मेरे पास था कि उनके जो भाषण थे, उन भाषणों के द्वारा उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनकी चिंताओं के बारे में जानने का अवसर मिला। और जितना कुछ मैंने जाना, ये सोशलिज्म, ये जो समाजवादी चिंतन धारा है, इसमें जो संभावनाएं हैं, पूरी तरह जातियों में बटे इस भारतीय समाज के सामने जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, कैसे उसका समाधान किया जाए। समाजवादी चिंतन परंपरा में जो उपाय बताए गए लोहिया जी ने या तमाम दूसरे समाजवादियों ने, जिन चीज़ों को हमेशा सामने रखा जोर देकर उन चीज़ों को, तो उस विचारधारा के मर्म, समाजवाद के मर्म समझने का अवसर भी हमको उसी क्रम में मिला। भूपेंद्र बाबू को, समाजवादी चिंतन परंपरा को और भारतीय समाज की ये जो जाति समस्या है, जो विकृतियां हैं, व्यवस्थाजन्य विकृतियां, ये कोई ईश्वरीय समस्या नहीं है, ईश्वर के द्वारा पैदा की गई समस्या नहीं है कि जन्म से कोई बड़ा होता है, जन्म से कोई छोटा होता है, पिछले जन्मों का पाप, पिछले जन्मों का पुण्य, ऐसी कोई बात नहीं। ये सारी समस्याएं व्यवस्थाजन्य है, व्यवस्था से उत्पन्न विकृतियां हैं और उन विकृतियों को दूर किया जा सकता है, उसका निराकरण हो सकता है समाजवादी चिंतन प्रक्रिया में। तो बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, मेरे पास आंकड़े भी नहीं हम यह बता सके कि फिलहाल आरक्षण को लेकर सरकार की जो नीतियां हैं उससे ये आरक्षण जो है किस तरह से प्रभावित हो रहा है। निश्चित रूप से स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, आप सब समझते हैं, और उस पर बहुत ज्यादा विमर्श करने की गुंजाइश हम नहीं समझते हैं। हमसे ज्यादा प्रबुद्ध आप हैं, हमसे ज्यादा सजग आप हैं, आपके पास आंकड़े, आपके पास सूचनाएं भी हमसे ज्यादा हैं। हम लोग तो पुराने लोग हैं, पुरानी सूचना है, पुराने आंकड़े हैं। हम भूपेंद्र बाबू के बारे में 2-3 बातें आपको बता देना चाहते हैं। बार बार जहां जाकर हम रुक जाते थे, उन पर काम करते हुए, उन्होंने ग्रास रूट लेवल की बात की, उस इंसान की बात की, उन लोगों की बात की जो जमीनी स्तर पर जीते हैं। ग्रास रूट लेवल, ये शब्द अंग्रेजी में भी वो प्रयोग करते थे। संसद में बोलते हुए विपक्ष के नेता की हैसियत से वे हमेशा यह सवाल उठाते थे कि जब आप योजनाएं बनाते हैं उन गरीबों के लिए, हाशिए पर जीने वाले लोग हैं, जो भारतीय समाज का अंतिम आदमी है, जब उसके लिए नीतियां आप गढ़ते हैं, जब उसके लिए योजनाएं बनाते हैं, तो क्या आपके दिमाग में वह आखिरी आदमी रहता है? कुछ भी करने के पहले उस आखिरी आदमी का चेहरा आपके सामने होना चाहिए, तभी आपकी योजनाएं वहां तक पहुंचेंगी, उसका लाभ उन लोगों तक पहुंचेगा। बहुत बुनियादी बात करते थे। एक प्रसंग और भी जिसको 2-3 बार उन्होंने कोट किया है अपने भाषणों में। एक बार पत्रकारों ने उनको घेरा और कहा कि आप आरक्षण की बात करते हैं, बड़े बड़े पदों पर उनको बिठाने की बात करते हैं, अयोग्य लोगों को जिनमें वो प्रतिभा नहीं है उनको अगर बड़े पदों पर बिठा दिया जाए तो क्या इससे देश का अहित नहीं होगा? बहुत गंभीर थे, तेजित नहीं होते थे भूपेंद्र बाबू, विचलित नहीं होते थे, संयम और धैर्य। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, आपने जो सवाल उठाया है बहुत गंभीर सवाल है और आपको सुनने का धैर्य होना चाहिए, हम बताएंगे आपको। और उन्होंने कहा कि हजारों साल की जो भारतीय परंपरा है, तो सब पर तो कुछ खास लोग ही काबिज रहे। वे आरक्षण से आए हुए लोग नहीं थे जिनके हाथ में राज्य सत्ता थी, धर्म सत्ता थी, जिनके पास सारी संपदाएं थी, जो कुछ मूल्यवान था इस धरती पर, सब पर उन लोगों ने कब्जा करके जो है
कब्जा जमा रखा था। वे आरक्षण से आए हुए लोग नहीं थे, वे तो जन्मना प्रतिभाशील थे, कई जन्मों की प्रतिभाएं लेकर इस जन्म में आए थे। फिर यह देश इतनी दुर्गतियों का शिकार क्यों हुआ? आज भी हम उन पुरानी दुर्गतियों से उबर नहीं पाए हैं, हमारा भारतीय समाज उबर नहीं पाया है। वे लोग तो आरक्षण से आए हुए लोग नहीं थे। और आज जब उन वंचितों के लिए आरक्षण की बात हो रही है, उनके अधिकार के लिए, एक इंसान की तरह वे भी समाज की मुख्य धारा में अपनी भूमिका निभा सके, एक स्वस्थ भारतीय समाज का निर्माण हो सके, 10% लोगों के द्वारा संभव नहीं है। बाकी 90% लोगों की जब तक उसमें भागीदारी नहीं होगी, हम जिस भारतीय समाज की परिकल्पना करते हैं वह संभव नहीं होगा। वे पत्रकार चुप हो गए। तो यह जो उनका स्टैंड था आरक्षण को लेकर, ये जो उनके तर्क थे, ये आज भी हमको सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, उबेन का ऊपर बात करते हुए सामाजिक न्याय पर हम यह कहना चाहेंगे कि वैचारिकी की यह जो परंपरा है हमारे, यह हजारों साल पुरानी है। जब कभी नए विचार यहाँ अंकुरित हुए, एक नई चिंतन प्रक्रिया जब यहाँ शुरू हुई, किस तरह से उसको षड्यंत्र पूर्वक घेरा गया, हम चारवाक से देख रहे हैं। वो पहला आदमी था जिसने ईश्वर की सत्ता को चुनौती दी थी। थोड़े से उसके कुछ थोड़ी रचनाएं जो है अभी भी उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि वह कितना बड़ा क्रांतिकारी चिंतक अपने समय का रहा होगा। लेकिन आज कहीं नहीं है, उसको नष्ट कर दिया गया। फिर बुद्ध आए, उन्होंने भी ईश्वरीय सत्ता को दरकिनार करके बाकी बातें की। कबीर आए, कबीर को भी घेरा, और निकाल तो 500 साल पुराना इतिहास है, उनके पास भी क्रांतिकारी विचार थे। वे संत थे, इतिहास में यही कहा जाता है कि रैदास कबीरदास, संत रैदास, संत कबीरदास। संतों की कोई जाति नहीं होती है, यह भी हम लोगों को पढ़ा गया है बचपन से। कैसे संत थे वे, जो बार बार अपनी जाति का उल्लेख करते हैं। नाम देने वाले तो बहुत सारे रचनाकार हमारे यहाँ हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में अपने नामों का उल्लेख किया है। कबीर और रैदास शायद 1000 वर्षों में पहले रचनाकार हैं। संत कवि जिनको अपनी जाति बनानी पड़ी। अब आप सोचिए, इस पर व्याख्या की जरूरत नहीं है, ये सच है भारतीय समाज का। और वह क्रांतिकारी चिंतन परंपरा बदस्तूर जारी है। आज भी लोग हैं जो जूझते हैं, लेकिन जब जब नए विचार आए, चाहे वह मार्क्सवादी चिंतन प्रक्रिया हो, समाजवादी चिंतन प्रक्रिया हो, दलित विमर्श हो, स्त्री विमर्श हो, नए विचारों से पता नहीं लोग कितना डर जाते हैं, और उसको घेरने और उसकी हत्या करने के लिए एक षड्यंत्र का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज स्थितियां फिर उसी मुकाम पर चली गई है। देश भर की तमाम कीर्तन मंडलियां मंच पर इकट्ठा हो गई हैं। आप देख रहे हैं हवन कुंड सजाए जा रहे हैं, चित्रकूट पर संतों की भीड़ लग गई है। 88 करोड़ ऋषि मुनि, कबीर ने कहा था मुनिवर सहस्र 88 हजार ऋषि मुनि, और अब तो कुछ नए अवतरित हुए हैं, ये सब इकट्ठा हो गए हैं और सामाजिक न्याय की धार को, उस चिंतन परंपरा को बर्बाद करने की पूरी तैयारी हो गई है। ऐसी भयानक स्थिति में आप युवाओं को थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा अपने अस्तित्व के लिए, अपने अधिकार के लिए, और अधिक नहीं आप लोगों के साथ विचार साझा करने का जिन लोगों ने मुझे अवसर दिया है, हम उनके आभारी हैं। उस पूरी टीम को और बधाई देते हैं, बहुत शुभकामना है, आप सबों का अभिनंदन, धन्यवाद।